Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the cell structure। और सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो इस टॉपिक का इस पूरे 9th क्लास में सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द सेल। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल आखिर है क्या और सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कौन कौन सा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब अगर कोई बात करे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे पहली बात तो यही है कि लिविंग किसको बोलेंगे। तो लिविंग के लिए देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो मूवमेंट जिसमें देखने को मिले, मूवमेंट या फिर जिसमें मेटाबॉलिज्म हो सके, मेटाबॉलिज्म या जिसमें ग्रोथ हो सके, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो क्या तो क्या बोल रहे हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कर सकता हो, मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म हो सके या ग्रोथ हो सके, वैसे को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बट अगर क्राइटेरिया आई कि कौन सा इसमें एक्सक्लूसिव फीचर है जिसके बदौलत हम लोग बोल सकें कि वो लिविंग है, वो है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या बोले कि मेटाबॉलिज्म का मतलब कोई भी रिएक्शन बॉडी के अंदर में या सेल के अंदर में हो रहा है, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो लिविंग है वही सिर्फ मेटाबॉलिज्म कर सकता है, बाकी रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, बट ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाई है, नॉन लिविंग भी इसको, मूवमेंट नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोड्यूस की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया कि एक कोई कपल है, ह्यूमन कपल है, ठीक है, ह्यूमन कपल है और वो स्टेराइल है, स्टेराइल है मतलब कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब कि वो नॉन लिविंग हो जाएगा? नहीं होगा नॉन लिविंग, वो लिविंग ही है लेकिन वो स्टेराइल है। तो इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन की वजह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कौन लिविंग है कि कौन नॉन लिविंग है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ जैसे अगर हम लोग माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन इज नॉन लिविंग, तो उसमें भी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग फिर ग्रोथ देखने को मिल रहा है पर उसको हम लोग लिविंग बोल देंगे, नहीं, वो नॉन लिविंग है। लेकिन कहने का मतलब कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकता है, भले एक्सटर्नली। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स या डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ये सब जो ऊपर से डिपोजिट हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। तो एक्सटर्नल ग्रोथ हम लोग क्या चीज नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग ग्रोथ को नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया है फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कौन है कुमार? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। आइदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। तो अमीबा भी एक सेल का बना हुआ है पर है तो बना हुआ सेल का ही। ठीक उसी तरीके से अगर मल्टी सेलुलर में जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन में हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूमन में पहले क्या देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर में ढेर सारा ऑर्गन्स मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम।
तो इसमें ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स को देखते हैं किस चीज से मिलकर बनता है, तो ऑर्गन्स बनता है टिश्यू से मिलकर। और टिश्यू किससे मिलकर बनता है, तो सेल से मिलकर बनता है। इसका मतलब वी कैन से दैट द ह्यूमन या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या चीज, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब कि ए सेल is a structural and functional unit of life। मतलब क्या हुआ कि एक सेल कोई किसी का स्ट्रक्चर, किसी का बॉडी बना रहा है, और साथ साथ वो सेल फंक्शनली भी एक्टिव रहता है। कैसे, जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये सेल है, सेल से बना क्या चीज, टिश्यू, टिश्यू ढेर सारा मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से ढेर सारा ऑर्गन्स मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब कि सेल धीरे धीरे ये अपग्रेड करते हुए एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। वहीं अगर फंक्शनल यूनिट की बात बोले तो हम लोग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन हो गया ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में हम लोग का बना हुआ ऑर्गन सिस्टम। लेट सपोज मान ले कि हम लोग बात करते हैं क्या चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखते हैं कि ढेर सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे माउथ प्रेजेंट हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये सब तमाम डिफरेंट सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट किस में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो माउथ में अगर हम यहाँ पर फूड लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड एंट्री किया, तो वो स्टोमक में जाएगा, और स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां पर ढेर सारे टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अगर विलाई की बात करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा, और ये विलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि दिस विलाई इज मेड अप ऑफ सेल्स, और एक्चुअली विलाई के जगह पर क्या देखेंगे कि सेल्स ही मिलकर काम कर रहा है। तो काम कर रहा है इसीलिए फंक्शनल हो गया, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि ए सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर, अच्छा ये तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए। अगर यही बात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अमीबा, तो अमीबा एक ही सेल का बना हुआ है, तो ये एक ही सेल सभी कुछ करेगा। जैसे क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, फूड का डाइजेशन करेगा, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन भी करेगा, यानी एक ही सेल सभी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, या आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, these organisms are made up of cells and cell is the structural and functional unit of life। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो अब डिस्कवरी के सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस कॉर्क का, यानी कॉर्क का स्लाइस उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या चीज, कॉर्क स्लाइस ऑब्जर्व एंड फाउंड a compartment like structure, and that compartment like structure, इसको उन्होंने एक टर्म दिया, that is cell। he called them cell।
तो सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लैटिन शब्द में सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। अब इन्होंने कब डिस्कवर किया था? तो इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था सेल का। तो देखिए यहाँ से दो बातें पता चल रही है। क्या चीज? तो सबसे पहले तो डिस्कवर करने वाले कौन हो गए? रॉबर्ट हुक हो गए। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये सेल लिविंग था कि नॉन लिविंग था, कैसे पता चलेगा कि लिविंग कि नॉन लिविंग? ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? कॉर्क स्लाइस लिया, एंड दिस कॉर्क कम फ्रॉम द बार्क ऑफ प्लांट। बार्क ऑफ प्लांट, प्लांट का जो छाल है, बार्क है, उससे निकलता है ये कॉर्क। और ये जो बार्क जो बनता है प्लांट में, दीज आर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ? परमानेंट आर डेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा, दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग, मतलब वो डेड सेल था। उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं किया। ठीक है, तो अब बात आती है कि तब लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किए? तो वहीं पर आपके जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं 1800 यानी 1674 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ल्यूवेन हुक। अब इस ल्यूवेन हुक ने क्या किया था कि एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपना। ही मेड ए माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप बनाया तो उस चीज से, इस माइक्रोस्कोप से हर चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की। अब जब ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तभी उन्होंने देखा कि जब वो बैक्टीरिया को लेकर वो देख रहे थे, तब देखे कि ये भी एक सिंगल सेल का बना हुआ है, और उसमें सेल लाइक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द सेल। और यहाँ पर जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया वो कैसा था? तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल है। चलिए, तो ये बात तो हम लोग कर लिए। क्या चीज? सेल का डिस्कवरी कब हुआ, कौन किए, उसके बारे में डिस्कस कर लिए। अच्छा, न्यूक्लियस के सर अगर एक बारे, डाउट। यस। सर बार्क मतलब? बार्क मतलब छाल। जो पेड़ का जो लास्ट बाहर वाला जो पोर्शन ब्राउनिश कलर का दिखता है, दैट इज कॉल्ड द बार्क। ओके सर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सेल के बारे में डिस्कवरी तो देख ली। अब वहीं अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था 1831 में। ये शायद आप लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, अब ये सेल थ्योरी क्या है? तो दो साइंटिस्ट हुए थे इन 1838 में। दो साइंटिस्ट हुए थे एक्चुअली, दो साइंटिस्ट एक्चुअली अलग अलग टाइम में डिस्कवर किया था। एक 1813 में शेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, शेल्डन। ठीक है, और ये कौन साइंटिस्ट थे? तो ये बॉटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब कि ये प्लांट के बारे में स्टडी किए, ढेर सारा प्लांट के बारे में स्टडी किए। और उन्होंने जब प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो देखे क्या कि इसके जो टिश्यूज हैं, दैट आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सारा का सारा जो प्लांट्स बना हुआ है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वहीं पर 1839 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सचान, और ये जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल के बारे में डिस्कवर या पढ़ते थे, एनिमल के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या देखा
कि ये जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को जब देखा तो देखा क्या इन सभी का जो टिश्यूज है दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये दोनों मिलकर यानी शेल्डन एंड स्वैन मिलकर एक सेल थ्योरी दिए। क्या दिए? इन्होंने दिया, दोनों साइंटिस्ट मिलकर गेव ए सेल थ्योरी। तो इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जितना भी प्लांट्स है या जितना भी एनिमल्स है दैट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी ऑल ऑर्गेनिज्म it may be plants and animals are made up of cells। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया कि अब सभी कुछ सेल से ही मिलकर बना हुआ है, मतलब कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये सेल थ्योरी में अगर लिखने के लिए आएगा तो ये दो स्टेटमेंट लिखिएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इस चीज को एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए। कौन साइंटिस्ट थे? तो रुडोल्फ वर्चाउ। ईयर कौन सा था? ईयर अगर याद रखेगा तो बहुत बढ़िया बात है, 1855। इन्होंने क्या इन लोगों से पूछा, इन दोनों साइंटिस्ट से पूछा, ठीक है भाई हम आपका बात मान लिए कि चलिए ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ लाइफ के बारे में ठीक है, हम सेल के बारे में मान लिए, बट ये सेल आया कहां से? तब इन्होंने एक नया थ्योरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रुडोल्फ मॉडर्न थ्योरी, सेल थ्योरी बोलते हैं। तो रुडोल्फ वर्चाउ गेव मॉडर्न सेल थ्योरी। और ये जो क्वेश्चन किए थे कि ये सेल आया कहां से, तब इन्होंने इस चीज को स्टडी किया और बोले क्या कि जितने भी सेल हैं वो पहले किसी सेल से मिलकर बनता है, यानी पहले कोई सेल है उसी से नया सेल का प्रोडक्शन होता है। तो उन्होंने एक चीज ऐड किया था इसमें सेल थ्योरी में, और वो क्या ऐड किया था कि ऑल सेल्स arise from pre-existing cell by cell division। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जितना भी सेल हम देख रहे हैं वो पहले कोई सेल से ही मिलकर बना हुआ है, और इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था सेलुला ठीक है। मतलब सेलुला का मतलब होता है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो भी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या हो गया? मॉडर्न सेल थ्योरी में हो गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है? तो ये तो हम बात कर लिए मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बात कर लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि जैसे ही सेल ये बना अपने लाइफ टाइम में, तो लाइफ टाइम में जब सेल बनना शुरू हुआ तो क्या देखे कि दो टाइप का सेल देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा प्रो, पहले हम बात करेंगे प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का भी हिंदी होता है कि बहुत पहले, शुरुआती दौर में, शुरू। और कैरियन का मतलब होता है, ये कैरियन जो है, कैरियोटिक का टर्म दैट कम्स फ्रॉम द कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या हुआ, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब वी कैन से दैट दिस प्रोकैरियोटिक सेल have primitive nucleus, ठीक है। ये भी बात मान ली, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। बट ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपको हम एग्जांपल के तौर पर बोले कि आप अगर अभी 9th क्लास में है, तो यू आर द, अगर जो भी बच्चे मेडिकल करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो वो उस कंडीशन में अभी आप क्या हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, आपको भी मैच्योरिटी नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, 10th में कैसे पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, फिर डॉक्टरी में क्या पढ़ना है, अभी आपको उतना मालूम नहीं है। तो क्या होता है, तो ये शुरुआती दौर में जो सेल्स बना, न्यूक्लियस बना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि दैट न्यूक्लियस डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया कि न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा और, अच्छा, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जहां पर ये प्रेजेंट रहता है सेल में, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। तो जहां पर, यानी अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम इज present chromosome is present in an area in cytoplasm is called nucleoids, ठीक है। उसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस कंडीशन में इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि दिस प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स क्या चीज, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड all membrane bound cell organelles। जैसे अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं, जैसे हो गया प्लास्टिड, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया, तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा, यानी एब्सेंट रहेगा। तो अब प्रेजेंट क्या रहेगा, तो इसमें प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम, और राइबोसोम जो प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब बोलिएगा कि ये 70S क्या है, तो 70 इज द आरपीएम, यानी रोटेशन पर मिनट, जिस पर ये कंपोनेंट्स आइसोलेट किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और एस यहाँ पर साइंटिस्ट नेम है, दिस इज साइंटिस्ट नेम। और साइंटिस्ट कौन थे, तो सेडबर्ग थे, सेडबर्ग। तो सेडबर्ग अपना एस इसमें ऐड कर दिए,
70,000 यानी 70,000 आरपीएम पर ये राइबोसोम आइसोलेट हुआ था, इसीलिए इसको 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है सर एस का मतलब सेवेडबर्ग। सेडबर्ग, SVEDBERG, सेडबर्ग इज ए साइंटिस्ट, और उन्होंने जो आइसोलेट किया था तो वो अपना नाम का एस इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम तो मिलता है, बट दे आर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन कौन सा रहेगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। जैसे प्रोकैरियोटिक में हम लोग जितना भी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया, मतलब इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही आता है, तो बैक्टीरिया के बारे में जो भी डिस्कशन करते हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब वही बात अगर हम लोग करें यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, अब ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो यू का मतलब होता है, ये जो यू है दिस मीन्स ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और ये जो कैरियन यहाँ पर टर्म है, कैरियन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब कि यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। अब बात आती है कि ट्रू का मतलब क्या हुआ भाई, तो जैसे हम लोग क्या बोले प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और प्रिमिटिव में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, तो अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, और इसीलिए ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल हैव द ट्रू न्यूक्लियस। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि दिस यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर और यूकैरियोटिक में क्या देखेंगे कि वहां पर न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोइड्स उसको बोल रहे थे, और न्यूक्लियोइड्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट था, मतलब वहां पर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैव मेनी क्रोमोसोम present inside the nucleus, inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर में ढेर सारा क्रोमोसोम प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या एक और चीज अगर थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसका एग्जांपल लिए थे, बैक्टीरिया के बारे में बोले थे। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज का बना हुआ नहीं रहता है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अगर बैक्टीरिया पढ़ने को रहेगा तो बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना ही है बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं कि इस यूकैरियोटिक सेल में, अगर यूकैरियोटिक सेल इज अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, पहले उससे पहले देख लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल दो टाइप का होता है, एक प्लांट सेल होता है और दूसरा एनिमल सेल होता है। तो अब देखिए प्लांट सेल है तो इसके पास इसका जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोसिक होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या रहेगा,
सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, हैव सेलुलोसिक सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्यों बोल रहा है? क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं रहता है, इसलिए वहां बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल का? तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी हम लोग यहाँ पर क्या देख लीजिए, प्लांट हो गया, यहाँ पर एनिमल्स हो गया, यहाँ पर और प्रोटोजोअन्स हो गया, प्रोटोजोअन्स ये सब तमाम जो है वो सब यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अच्छा, वहां पर प्रोकैरियोटिक में हम लोग बोले थे राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था, और वहां पर कैसा था 70s टाइप का। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, राइबोसोम is present is of 80s type of राइबोसोम। ठीक है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ देखने को मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर जितना भी क्या है सेल बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड, सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है, तो एग्जांपल इसमें लिखना है तो लिख लीजिए, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, ईटीसी, ये सब तमाम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है। अच्छा, ये कोई पूछ दे कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड है कि नहीं, तो राइबोसोम इज नॉट ए मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। अगर ये रहता मेम्ब्रेन बॉन्ड भी सेल, राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल रहता तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट रहता, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आज हम लोग देखे कि सेल देखे, सेल का डिस्कवरी कब हुआ, उसके बाद फिर सेल थ्योरी क्या कहलाता है, और उसके बाद हम लोग देखे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल, सेल का नंबर, शेप, साइज, और उसके बाद डिफरेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।